6 लोगों से लदी एक टाटा सफारी गाड़ी जिसका नंबर था DL8CF5 दिल्ली करनाल हाईवे पर बड़ी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है कि अचानक इसके दोनों साइड्स पर दो टाटा सुमो गाड़ियां प्रकट होती हैं और बाईं तरफ वाली सुमो का ड्राइवर हॉर्न बजा इसके ड्राइवर को गाड़ी साइड लगाने का इशारा करने लगता है। सुमो को देखते ही टाटा सफारी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा आदमी अपने ड्राइवर से गाड़ी और तेज भगाने को कहता है, जिसके बाद चलते ट्रैफिक के बीच दिल्ली के इस हाईवे पर एक हाई स्पीड चेज शुरू हो जाती है। दोनों टाटा सुमो गाड़ियों में सादे कपड़े पहने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिसर सवार थे और ये किसी भी कीमत पर इस टाटा सफारी को दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर हरियाणा में घुसने नहीं दे सकते थे। इसीलिए पुलिस की एक सुमो गाड़ी रॉन्ग साइड में घुसती है और फुल स्पीड पर अगले यू टर्न से स्किड मारती हुई टाटा सफारी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जबकि दूसरी सुमो बाईं तरफ से आती है और इसके दरवाजों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। दोनों सुमो गाड़ियों के रुकते ही स्पेशल सेल के लगभग दर्जन भर ऑफिसर्स बिजली की फुर्ती से बाहर निकलते हैं और इस टाटा सफारी के ऊपर अपनी सर्विस रिवॉल्वर्स तान देते हैं। खुद को चारों तरफ से घिरा देख टाटा सफारी के अंदर बैठे ये सभी आदमी अपने हाथ ऊपर किए बाहर निकल जाते हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर स्पेशल सेल को 2 मैगजीन्स और 200 गोलियों के साथ एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन्स और 50 गोलियों के साथ एक पिस्टल और 25,000 रुपए मूल्य के नकली नोट भी बरामद होते हैं। लेकिन एक चीज जो पूरे देश को चौंकाने वाली थी वो ये कि इनकी गाड़ी से अभी अभी फेमस हुए 2 पत्रकार तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल के घरों और ऑफिस के नक्शे भी बरामद होते हैं। गिरफ्तारी के बाद हुई पुलिस की आइडेंटिफिकेशन में इन आदमियों के नाम भी सामने आ जाते हैं। ये 6 आदमी थे अनिल कुमार शहरावत, राजकुमार, राकेश, दिनेश कुमार, ओमवीर और भूपिंदर त्यागी। इनमें से 5 आदमियों का तो कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन भूपिंदर त्यागी यूपी और बिहार के अपराध जगत का एक नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर था। इन दोनों राज्यों का कोई ही थाना ऐसा होगा जहां इसके नाम की फाइल नहीं पड़ी होगी। ऐसे खूंखार अपराधियों के पास 2 पत्रकारों के घर और ऑफिस के नक्शे आखिर क्या कर रहे थे? 2 पत्रकार जिनके एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते अभी कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी के प्रेसिडेंट और देश के रक्षा मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया था। ऐसे पत्रकारों को आखिर कौन निशाना बनाना चाहता था? देश में एक राजनीतिक संकट पैदा करने के लिए रचे गए षड्यंत्र के तार कैसे बिहार के एक बाहुबली से होते हुए पाकिस्तान की ISI से जाकर जुड़ रहे थे और कैसे अपनी ही मातृभूमि से गद्दारी करने वाला बिहार का ये बाहुबली CBI के हाथों में आते आते बच निकला था। जानेंगे मातृभूमि के आज के एपिसोड में। नमस्कार, जय मां भारत। अक्टूबर 1999 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस बार अपना कार्यकाल पूरा कर ही लेते हैं। इससे पहले वो 1996 में केवल 13 दिन के लिए और 1998 में 1 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इस बार NDA के नेता के तौर पर वो प्रधानमंत्री पद पर पूरे 5 साल रहते हैं और ऐसा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन अपने इस तीसरे कार्यकाल में वाजपेयी जी को एक के बाद एक कई संकटों का सामना करना पड़ता है। अभी उन्हें प्रधानमंत्री बने ठीक से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि IC-814 फ्लाइट की हाईजैकिंग हो जाती है। इसके बाद 22 दिसंबर 2000 के दिन दिल्ली के लाल किले के ऊपर आतंकी हमला होता है और इसके ठीक 1 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन दिसंबर 2001 के इस संसद हमले से 7 महीने पहले वाजपेयी सरकार के ऊपर एक ऐसा संकट आया था जिसने उन्हें काफी ज्यादा शर्मसार किया था। इस संकट का नाम था तहलका। तहलका एक न्यूज वेबसाइट थी जिसे तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल नाम के 2 महत्वाकांक्षी पत्रकारों ने शुरू किया था। 14 मार्च 2001 के दिन इस वेबसाइट द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियोस देश के लगभग हर छोटे बड़े न्यूज चैनल के ऊपर दिखाए जा रहे थे। ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम के स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी के उस समय के प्रेसिडेंट, आर्मी के कुछ वरिष्ठ अफसर और NDA के कुछ नेता कुछ अंडरकवर पत्रकारों से घूस लेते हुए दिखाई पढ़ रहे थे। केवल 1 साल पुरानी इस न्यूज वेबसाइट ने बिल्कुल अपने नाम की ही तरह काम किया था। तहलका का स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश में तहलका मचा चुका था। बीजेपी के उस समय के प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण और देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस दोनों को ही इस्तीफा देना पड़ गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन ने NDA सरकार को शर्मसार तो किया ही था, लेकिन इसके गठबंधन को भी टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था।
एक तरफ तो इस राजनीतिक भूचाल ने 7 रेस कोर्स की नींदें उड़ा दी थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में भी ये संकट किसी को रात रात भर जगा रहा था। इस्लामाबाद स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में इस संकट का इस्तेमाल कर भारत को राजनीतिक तौर पर अस्थिर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भारत में एनडीए की सरकार को गिराने के लिए आईएसआई तहलका के तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को खत्म करने का निर्णय ले चुकी थी। आईएसआई की इस योजना के अनुसार यदि ऐसे समय में एनडीए के नेताओं को एक्सपोज करने वाले ये दोनों पत्रकार मारे जाते तो सबकी उंगलियां सरकार पर ही उठती, विवाद होता, सरकार गिरती और भारत में राजनीतिक अस्थिरता जन्म ले लेती। लेकिन आईएसआई के सामने दुविधा ये थी कि ये काम किससे करवाया जाए, तेजपाल और बहल के ऊपर ट्रिगर किससे खिंचवाया जाए। अब तक आईएसआई अपने अनुभवों से एक बात तो सीख चुकी थी कि इस प्रकार के कामों के लिए भारत के ही स्थानीय डॉन्स का इस्तेमाल करना सही रहता है, क्योंकि उनके पास ट्रेन्ड मैन पावर, स्थानीय नॉलेज और जरूरी हथियार पहले से ही मौजूद होते हैं। वैसे भी इस समय तक भारत में आईएसआई के सारे गुर्गे या तो जेलों में बंद थे या फिर देश छोड़कर भाग चुके थे। इसीलिए आईएसआई को इस काम के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन लोगों के जितना ही खतरनाक हो, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के रेडार पर भी ना हो। आईएसआई की ये तलाश उसको बिहार के अपराध जगत के एक बाहुबली के पास पहुंचा देती है। ये बाहुबली अपराध जगत में सक्रिय होने के साथ साथ कानून से फरार चल रहा था और देश की संसद का एक सदस्य भी था। इसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। 10 मई 1967 को सिवान जिले के परतापुर गांव में जन्मा शहाबुद्दीन केवल 19 साल की आयु में ही अपराध जगत में आ गया था और अपने करियर में हत्याओं, हत्या के प्रयासों और दूसरे अनगिनत गंभीर अपराधों में शामिल रहा था। लेकिन जब तक बिहार पुलिस उसे एक अभ्यस्त अपराधी घोषित कर उसकी हिस्ट्री शीट खोलती है, तब तक वो पुलिस के लिए अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। 1990 में शहाबुद्दीन राजनीति में अपना डेब्यू करता है और चुनाव जीत बिहार विधानसभा में आ जाता है। 1995 में दोबारा एमएलए बनने के बाद शहाबुद्दीन का राजनीतिक कद काफी ऊंचा हो जाता है और आरजेडी के कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव उसे अपनी पार्टी से लोकसभा चुनावों का टिकट दे देते हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन अपने घर सिवान से ही चुनाव लड़ता है और अपने बाहुबल के आधार पर बड़ी आसानी से चुनाव जीत देश की संसद तक पहुंच जाता है। इसके बाद तो शहाबुद्दीन मानो अपराध के हवाई घोड़े पर सवार होकर उड़ने लगता है। आए दिन सिवान में उसके आदमियों द्वारा पुलिस वालों और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और फायरिंग करना बिल्कुल आम सी बात हो जाती है। मार्च 2001 में बिहार पुलिस के ऑफिसर संजीव कुमार शहाबुद्दीन की पार्टी के एक वर्कर मनोज कुमार पप्पू को अरेस्ट करने शहाबुद्दीन के आवास पर जाते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर संजीव कुमार पप्पू का अरेस्ट वारंट शहाबुद्दीन को दिखाते हैं, वो उनके मुंह पर एक जोर का चांटा जड़ देता है और उसके गुंडे संजीव कुमार और उनके साथ आए पुलिस वालों की खूब पिटाई करते हैं। उस समय तो पुलिस वालों को अपनी जान बचा वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो जल्द ही दोबारा इकट्ठे होते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी पुलिस वालों को बुलाया जाता है और इस बार संख्या बल से लैस सिवान पुलिस शहाबुद्दीन के किला रूपी घर के ऊपर धावा बोल देती है। पुलिस और शहाबुद्दीन के आदमियों के बीच कई घंटों तक फायरिंग एक्सचेंज होती है, जिसमें 2 पुलिस वाले और शहाबुद्दीन के 8 आदमी मारे जाते हैं। शहाबुद्दीन और उसके बचे हुए आदमी पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां से बच निकलते हैं। मकान की तलाशी में पुलिस को कई AK-47 राइफल्स और हजारों गोलियां बरामद होती हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस शहाबुद्दीन के ऊपर कई और केस दर्ज कर डालती है, लेकिन अभी भी उसको पकड़ नहीं पाती। अब शहाबुद्दीन फरार था, कानून से भागता फिर रहा था और यही वो समय था जब आईएसआई उससे संपर्क करने का निर्णय लेती है। इस मुठभेड़ के बाद उस समय के बिहार के डीजीपी डीपी ओझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताते हैं कि पिछले कुछ समय से शहाबुद्दीन कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और आईएसआई के एजेंट के साथ संपर्क बनाए हुए है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद ही बिहार की राबड़ी देवी सरकार डीजीपी ओझा को उनकी पोस्ट से हटा देती है। राजनीतिक दबाव और धमकियों के चलते अपने तबादले के केवल 6 महीने बाद ही डीपी ओझा को रिटायरमेंट भी लेना पड़ जाता है। बांग्लादेश में आईएसआई का एक एजेंट बैठा हुआ था जिसका कोड नेम था जैन साहिब। जैन साहिब नेपाल में आईएसआई के एक एसेट सलीम मियां अंसारी के साथ संपर्क बनाए हुए था। अंसारी नेपाल का एक कुख्यात माफिया लीडर होने के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से नेपाल का कैबिनेट मंत्री भी रह चुका था।
जनवरी और फरवरी 2001 के बीच नेपाल में सलीम मियां अंसारी के घर पर जैन साहिब और शहाबुद्दीन के बीच 2 मीटिंग्स होती हैं। इन मीटिंग्स में शहाबुद्दीन अपने एक शार्प शूटर भूपिंदर त्यागी को भी साथ ले जाता है। त्यागी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गैंगस्टर था और पैसे के लिए लोगों को मारना उसके लिए काम से ज्यादा एक आदत सी बन चुकी थी। नेपाल में हुई इन मीटिंग्स में ही जैन साहिब शहाबुद्दीन को तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की सुपारी देता है। यह कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद शहाबुद्दीन त्यागी को दिल्ली जाने का आदेश देते हुए उससे कहता है कि जब दिल्ली में उसकी टीम तैयार हो जाएगी तो जरूरी हथियार भी उस तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद त्यागी दिल्ली पहुंचता है और कुछ ऐसे लोकल गुंडों को अपनी टीम में भर्ती करता है जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। टीम तैयार होने के बाद त्यागी और उसके रंगरूट तेजपाल और बहल के घरों और ऑफिस की रैकी करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान त्यागी काठमांडू में बैठे अपने आईएसआई के हैंडलर से भी लगातार संपर्क बनाए रखता है और उनको नियमित अपडेट्स देने के लिए फोन कॉल्स भी करता रहता है। त्यागी द्वारा नेपाल की गई एक ऐसी ही फोन कॉल को एक दिन आईबी इंटरसेप्ट कर लेती है। कॉल में हो रही बातचीत से आईबी को दिल्ली में चल रहे षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ ये सारी जानकारी और फोन नंबर शेयर कर देती है। स्पेशल सेल भी बिना कोई समय गवाए नेपाल के उस नंबर के इनकमिंग और आउटगोइंग सभी फोन नंबर्स को सर्वेलेंस पर डाल देती है। मई 2001 में नीरज कुमार को सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर डेप्यूटेशन पे आए 8 साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपनी पेरेंट फोर्स दिल्ली पुलिस से संपर्क बनाए रखते थे। खासतौर पर स्पेशल सेल के साथ उनकी काफी निकटता थी। सीबीआई में उनकी टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक साथ कई जॉइंट ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके थे। यही कारण था कि उनको तहलका पत्रकारों को बचाने वाले इस मिशन के बारे में सारी जानकारी थी और वो इसमें इन्वॉल्व भी हो चुके थे। इस केस में स्पेशल सेल समय के साथ दौड़ लगा रही थी और 2 प्रख्यात पत्रकारों की जान के साथ साथ एनडीए सरकार का भाग्य भी दांव पर लगा हुआ था। स्पेशल सेल की सारी आशाएं उन 20 मोबाइल नंबर्स पर होने वाली बातचीतों पर टिकी हुई थी जिन्हें गुप्त तरीके से मॉनिटर किया जा रहा था। कई दिनों तक इन नंबर्स पर जमीन के कब्जे, कंस्ट्रक्शन और प्लॉट्स खाली कराने जैसी बातों के अलावा और कोई बात नहीं होती। समय हाथ से निकला जा रहा था और अब इन कॉल्स को सुनना स्पेशल सेल को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने जैसा लगने लगा था। स्पेशल सेल के सामने दूसरी सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि इस षड्यंत्र के बारे में तहलका पत्रकारों को बताया जाए या नहीं। यदि बताया जाए और ये दोनों पत्रकार इसकी खबर बनाकर छाप दें तो स्पेशल सेल की शामत, अगर घबराकर वो सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएं तो स्पेशल सेल की शामत, अगर उनको कुछ भी ना बताया जाए और अनहोनी घट जाए फिर तो स्पेशल सेल की शामत ही शामत। हर एंगल से स्पेशल सेल खुद को बुरी तरह दुविधा का शिकार पा रही थी। इसलिए काफी सोचने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि दोनों पत्रकारों को कुछ भी नहीं बताया जाएगा और जब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक सादे कपड़े पहने स्पेशल सेल के ऑफिसर्स 24 घंटे इन दोनों पत्रकारों के ऊपर नजर बनाए रखेंगे। नीरज कुमार और स्पेशल सेल इस बात पर माथापच्ची करने में लगे होते हैं कि क्यों ना इस षड्यंत्र में शामिल लोगों में से जितनों को हो सके उतनों को एक साथ एक समय ही धर दबोचा जाए। लेकिन इस ऑप्शन में समस्या ये थी कि एक गलती, एक चूक और गेम ओवर। सभी अपराधियों को एक साथ एक समय पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था और इसे कैसे किया जाए इसके ऊपर अभी बहसा बहसी चल ही रही थी कि कॉल्स को मॉनिटर कर रहा एक ऑफिसर अचानक चिल्लाने लगता है। जिस इंटरसेप्ट को वो सुन रहा था उसमें इस षड्यंत्र में शामिल सारे गुंडे पहली बार एक साथ एक जगह मिलने की योजना बना रहे थे। ये सभी लोग उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में मिलने की बात कर रहे थे। इस कॉल के खत्म होते ही स्पेशल सेल इलाके के चारों तरफ एक जाल बिछा देती है और सांसें रोकने वाले इंतजार में बैठ जाती है। अगले दिन यानी 5 मई 2001 को दिल्ली करनाल हाईवे पर हुई उस हाई स्पीड कार चेज के बाद इस षड्यंत्र के 6 आदमी पकड़े जाते हैं। लोधी कॉलोनी थाने में केस दर्ज करने के बाद इन सभी को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड, आईएसआई से तेजपाल और बहल की सुपारी लेने वाला, दुश्मन के साथ मिल अपने ही देश की जड़ें काटने वाला शहाबुद्दीन अभी भी कानून की पहुंच से कोसों दूर था। इस घटना के कुछ समय बाद नीरज कुमार अपने माता पिता से मिलने के लिए पटना जाते हैं और कुछ दिन उनके साथ बिताने के बाद दिल्ली वापस आने के लिए वो पटना एयरपोर्ट की लाउंज में बैठे अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। सोफे पर बैठे नीरज कुमार एक अखबार के पन्ने उलट रहे होते हैं कि यकायक लाउंज की शांति भंग हो जाती है। जैसे ही नीरज कुमार अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तो उनकी आंखों के सामने मोहम्मद शहाबुद्दीन लाउंज के अंदर प्रवेश कर रहा होता है।
उसके साथ एक आदमी था जिसने अपने हाथों में एक ब्रीफकेस थामा हुआ था और एयरलाइंस के 2 कर्मचारी उसकी आवभगत करने में लगे हुए थे। शहाबुद्दीन को देखते ही नीरज कुमार की हथेलियां पसीज जाती हैं और हाथ कपकपाने लगते हैं। वो दौड़े दौड़े लाउंज के बाहर जाते हैं जहां बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के एक इंस्पेक्टर नीलू बाबू खड़े होते हैं। नीलू बाबू ही नीरज कुमार को पटना एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। नीलू बाबू को देखते ही नीरज कुमार उनसे पूछते हैं कि बाबू, ये आदमी जो अभी अभी लाउंज के अंदर गया है कौन है? थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद नीलू बाबू नीरज कुमार को उत्तर देते हैं, सर ये वही है जो आप सोच रहे हैं। नीरज कुमार की रगों में खून बिजली की तरह और दिल की धड़कनें रेस के घोड़े की तरह दौड़ने लगती हैं कि तभी एक फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट होती है, लेकिन शहाबुद्दीन लाउंज में ही बैठा रहता है। नीरज कुमार समझ जाते हैं कि हो ना हो वो भी उनकी ही फ्लाइट में बोर्ड करने वाला है, क्योंकि दिल्ली की ये फ्लाइट इस एयरपोर्ट से आज की आखिरी फ्लाइट होने वाली थी। नीरज कुमार नीलू बाबू से फटाफट उन्हें किसी एसटीडी फोन तक ले जाने को कहते हैं। बाबू उन्हें एयरपोर्ट पर ही स्थित एक फोन बूथ पर लेकर जाते हैं, जहां से नीरज कुमार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी राजबीर सिंह को फोन करते हैं। इस कॉल में नीरज कुमार शहाबुद्दीन का नाम लिए बिना ही इशारों में एसीपी राजबीर को सब कुछ बता देते हैं और कॉल काटने से पहले उनसे कहते हैं, राजबीर एक्शन भी हो सकता है, तैयारी के साथ आना। इधर नीरज कुमार फोन काटते हैं और उधर दिल्ली फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट भी शुरू हो जाती है। नीरज कुमार सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फ्लाइट बोर्ड कर अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट नंबर 7C पर जाकर बैठ जाते हैं और शहाबुद्दीन के इंतजार में अपनी नजरें गेट पर गड़ा देते हैं। कुछ मिनट बाद शहाबुद्दीन भी प्लेन में चढ़ता है और बिजनेस क्लास की सीट नंबर 1F पर जाकर बैठ जाता है। नीरज कुमार अपनी सीट से शहाबुद्दीन को बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। उनका उत्साह और व्याकुलता दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे। अपने इतने लंबे करियर में उनके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक इतना बड़ा वांटेड अपराधी उनके साथ प्लेन में कुछ फीट की दूरी पर बैठा सफर कर रहा था। अपनी सीट पर बैठे बैठे नीरज कुमार तिरछी नजरों से बार बार शहाबुद्दीन की तरफ ही देख रहे होते हैं कि तभी एयर होस्टेस प्लेन का दरवाजा बंद करती है और यात्रियों का स्वागत करते हुए कहती है कि ये फ्लाइट पटना से रांची होते हुए दिल्ली जाएगी। रांची होते हुए नीरज कुमार का रंग पीला पड़ जाता है। उन्होंने दिल्ली में स्पेशल सेल को इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन यदि अब उनका शिकार रांची में ही उतर गया तो फिर क्या होगा। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और नीरज कुमार को अंदर ही अंदर ये सस्पेंस कचोटने लगता है कि शहाबुद्दीन रांची में उतरेगा या नहीं। आधे घंटे बाद रांची आ जाता है। प्लेन लैंड करता है, कुछ यात्री प्लेन से उतर जाते हैं और रांची से कुछ नए यात्री बोर्ड करने लगते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन फ्लाइट से नहीं उतरता। नीरज कुमार टॉयलेट जाने के बहाने उठते हैं और प्लेन के पीछे की तरफ चलने लगते हैं कि तभी उनकी नजर शहाबुद्दीन के साथी पर पड़ती है जो सीट नंबर 27E पर बैठा हुआ था। अब नीरज कुमार को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों दिल्ली ही जा रहे हैं और उनको लगता है कि स्पेशल सेल को यह जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि शहाबुद्दीन सीट नंबर 1F और उसका साथी 27E पर बैठे हुए हैं। नीरज कुमार प्लेन की एयर होस्टेस को बुला उससे कहते हैं कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी कॉल करने के लिए प्लेन से नीचे उतरना ही होगा, लेकिन जब एयर होस्टेस उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती तो अपना आईडी कार्ड निकालकर उसे दिखाते हैं और पायलट से मिलने का आग्रह करते हैं। 1 मिनट बाद वो एयर होस्टेस वापस आती है और नीरज कुमार को कॉकपिट में ले जाती है, जहां वो पायलट से आग्रह करते हैं कि उन्हें दिल्ली एक बहुत ही अर्जेंट कॉल करनी है। वैसे तो नीरज कुमार और पायलट दोनों के पास ही मोबाइल फोन्स थे, लेकिन उस समय तक रांची में सेल फोन सेवा नहीं आई थी और इसीलिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पायलट नीरज कुमार से कहता है कि सर आप आराम से जाइए और अपनी कॉल कर लीजिए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते ये प्लेन यहां से टेक ऑफ नहीं करने वाला। नीरज कुमार फटाफट प्लेन से नीचे उतरते हैं और एयरपोर्ट पर कोई टेलीफोन ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर इधर उधर दौड़ने के बाद उनकी नजर एयरपोर्ट पर स्थित सीआरपीएफ के ऑफिस पर पड़ती है। वो अंदर घुसते हैं और वहां बैठे कुछ अफसरों को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए मेज पर रखा फोन उठा लेते हैं और एसीपी राजबीर को फोन करके शहाबुद्दीन और उसके साथी के सीट नंबर्स बता देते हैं। कॉल करने के बाद नीरज कुमार भागे भागे एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो प्लेन अभी भी उनके इंतजार में खड़ा होता है। नीरज कुमार फटाफट सीढ़ियां चढ़ प्लेन के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ यात्री गुस्से में उन्हें घूर रहे होते हैं, शायद कोई नेता ही होगा, तभी इसके इंतजार में प्लेन इतनी देर से खड़ा हुआ है। अपनी नाक भौं चढ़ाए एक महिला अपने साथ बैठे आदमी से कहती है। नीरज कुमार भी ये सारी बातें सुन के अपनी आंखें नीचे करते हैं और चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वो एयर होस्टेस वापस उनके पास आती है और उन्हें कॉकपिट में जाने का इशारा करती है।
कॉकपिट में घुसते ही पायलट नीरज कुमार से कहता है, सर आप बहुत परेशान लग रहे हो, आप आराम से यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ और कुछ चाय कॉफी ले लो। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद वो पायलट दोबारा नीरज कुमार से कहता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हैं? काफी देर तक सोचने के बाद नीरज कुमार कहते हैं, कैप्टन एक वांटेड अपराधी इस समय फ्लाइट में सफर कर रहा है। अभी नीरज कुमार का वाक्य खत्म भी नहीं होता कि पायलट कहता है, सर क्या वो अपराधी 1F पर बैठा हुआ है? अचंभित नीरज कुमार पायलट से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो पायलट कहता है, सर मैं काफी समय से इसी रूट पर फ्लाइट उड़ा रहा हूं और रेगुलरली फ्लाई करने वाले वीआईपी यात्रियों की अब पहचान सी हो चुकी है। एक वांटेड अपराधी के लिए वीआईपी जैसा शब्द सुनने में जो विरोधाभास था वो नीरज कुमार को बुरी तरह विचलित कर डालता है। बातों बातों में रास्ता बीत जाता है और प्लेन दिल्ली की तरफ अप्रोच करने लगता है। पायलट नीरज कुमार से पूछता है कि सर आप क्या चाहते हैं कि मैं लैंडिंग के बाद क्या करूं? तो नीरज कुमार उससे कहते हैं कि जब तक स्पेशल सेल के ऑफिसर्स प्लेन में घुसकर शहाबुद्दीन और उसके साथी को पकड़कर बाहर ना ले जाएं, तब तक यात्रियों को नीचे ना उतरने दिया जाए। दिल्ली आ जाती है और प्लेन रनवे पे लैंड करके धीरे धीरे अपनी टैक्सी पोजीशन की तरफ बढ़ने लगता है। नीरज कुमार अपना सेलफोन ऑन करके एसीपी राजबीर सिंह के मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठाते। नीरज कुमार उनके ऑफिस लैंडलाइन पर कॉल करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं आता। परेशान नीरज कुमार एसीपी राजबीर के जूनियर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के फोन पर कॉल करते हैं, लेकिन वो भी अपना फोन नहीं उठाते। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। राजबीर सिंह और मोहन चंद शर्मा दोनों ही दिल्ली पुलिस में नीरज कुमार के अंडर काम कर चुके थे और हमेशा आधी घंटी बजने से पहले ही उनका फोन उठा लिया करते थे। नीरज कुमार फोन पे फोन ट्राई करते रहते हैं। प्लेन अपनी पोजीशन पर जाकर रुक जाता है और यात्री दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगते हैं। दोनों पायलट्स भी अपनी आंखों में सवाल लिए नीरज कुमार की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। काफी समय बीत जाने के बाद इस प्लेन की को पायलट नीरज कुमार से डीबोर्डिंग शुरू करने की अनुमति मांग ही लेती है। शर्मिंदा महसूस कर रहे नीरज कुमार एक आखिरी बार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का फोन ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी मोहन चंद शर्मा अपना फोन नहीं उठाते। लगेज बेल्ट से अपना सामान लेने के बाद नीरज कुमार सीधा लोधी रोड स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। गुस्से में भन-भना रहे नीरज कुमार एसीपी राजबीर के ऑफिस में तूफान की तरह अंदर घुसते हैं, जहां इंस्पेक्टर शर्मा भी उनके साथ बैठे हुए थे। ऑफिस में घुसते ही नीरज कुमार एसीपी राजबीर और इंस्पेक्टर शर्मा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। उनके ऊपर गालियों और सवालों की बौछार कर डालते हैं कि तभी एसीपी राजबीर अपनी कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस का दरवाजा फेरते हैं और नीरज कुमार से माफी मांगते हुए उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगते हैं। एसीपी राजबीर नीरज कुमार से कहते हैं, सर आपका फोन आने के बाद मैंने शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए अपने सुपीरियर से परमिशन मांगी थी। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि शहाबुद्दीन कोई राह चलता गुंडा नहीं बल्कि इस देश का एक सिटिंग एमपी है। एसीपी राजबीर बताते हैं कि उनके बॉस ने उन्हें एयरपोर्ट जाने से तो साफ मना कर ही दिया था, लेकिन नीरज कुमार से भी दूर रहने का सख्त आदेश दिया था। जब नीरज कुमार का दिमाग शांत होता है तो उन्हें राजनीति का ये घिनौना गणित समझ में आने लगता है। असल में बिहार में ऑपोजिशन शहाबुद्दीन के साथ मिलकर राबड़ी देवी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी, इसीलिए इस समय शहाबुद्दीन को पकड़ा नहीं जा सकता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शहाबुद्दीन इस देश की सरकार को गिराने का एक गंभीर षड्यंत्र रच चुका था और आज वही सरकार उसको गिरफ्तार करने की अनुमति भी नहीं दे रही थी। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो नियमित रूप से आईएसआई और देश के दुश्मनों के संपर्क में था, उनके साथ काम कर रहा था। कुर्सी की लालसा और सत्ता लोभ के सामने इन सब बातों के कोई मायने नहीं थे।